शर्तों के साथ खुले धार्मिक स्थल। कलेक्ट्रेट ने जारी किया आदेश। प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी। एक समय में 5 लोगों की ही हो सकेगी एंट्री। बड़ी सभाएं और मंडली कार्यक्रम पर प्रतिबंध है। मंदिरों में प्रसाद वितरण करने की नहीं होगी अनुमति। कोविड-19 के गाइडलाइन का करना होगा पालन। राजधानी में आज से धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं। आज से सारे धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। प्रसाद बांटने की अनुमति नहीं होगी मंदिरों में। वहीं बड़ी सभाएं और मंडली कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा हुआ है। साथ ही मंदिर के द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। कोविड-19 के गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करना होगा। रायपुर में संडे लॉकडाउन खत्म हो गया है। रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी। रायपुर शहर अब शाम 7 की जगह रात 8 बजे तक अनलॉक रहेगा। संडे के दिन भी रात 8 बजे तक दुकानें खुली सकेंगी। अब तक रविवार को दोपहर 2 बजे तक ही बाजार खुला रखने के निर्देश थे। 13 दिन पहले ही कलेक्टर ने आदेश जारी किया कि दुकानें खुले रखने की शाम 6 बजे की सीमा को 7 बजे तक किया था। अब एक बार फिर से बाजार को 1 घंटे की छूट के साथ अनलॉक किया गया है। ये आदेश शुक्रवार से ही लागू कर दिया गया है। हालांकि आदेश में यह भी कहा गया है कि रात 8 बजे के बाद अगली सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन का पालन करवाया जाएगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक शहर में सभी दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क और जिम, शॉपिंग मॉल, ठेला गुमटी, सुपरमार्केट, सुपर बाजार, फल और सब्जी मंडी, अनाज मंडी, शोरूम, क्लब और शराब की दुकानें खुली रहेंगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है। बीते 24 घंटे में मिले हैं कुल 293 नए मरीज। 24 घंटे में 8 लोगों की मौत हुई है। सरगुजा में सर्वाधिक 23 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में महज 11 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 710 ने कोरोना को मात दी है। एक्टिव संख्या की बात करें तो एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 6,889 हो गई है। कुल पीड़ितों की संख्या की बात की जाए तो 9,92,684 हो गई है। कोरोना से अब तक 13,423 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 9,72,372 मरीज रिकवर हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र 26 जुलाई से शुरू होगा। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े ने बताया कि 30 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। 5 दिनों तक चलने वाले सत्र में अनुपूरक बजट के अलावा कई विधेयक भी सरकार ला सकती है। वहीं सत्र के दौरान सदन में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष भी तैयारी कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इसलिए लोगों को इस योजना और फायदों के बारे में जानकारी देने राज्य के सभी जिला मुख्यालयों के नजदीक प्रदर्शन वन विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए मुख्य सचिव को सभी जिला मुख्यालयों के आसपास कम से कम 10 एकड़ की सरकारी जमीन चिन्हांकित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन प्रदर्शन वनों के जरिए इस योजना के प्रावधानों और फायदों के बारे में लोग जानकर इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकेंगे। चिन्हांकित जमीन पर इमारती और अन्य प्रजातियों के वृक्षों के रोपण के साथ साथ औषधीय पौधों का रोपण भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। वन विभाग ने पौधों का वितरण शुरू कर दिया है। लोगों को औषधि, फलदार और छायादार पौधा वितरण किया जा रहा है और गैर वन क्षेत्रों में हरियाली लाने के लिए वन विभाग ने प्रदेश भर में कवायद की है।
रायपुर में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना पौधा तुहार द्वार का शुभारंभ किया और पौधा वितरण के लिए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने लोगों को स्वच्छ पर्यावरण के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं कोरबा में राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने निःशुल्क पौधा वितरण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बालोद संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद और बालोद बाजार में कलेक्टर ने वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पौधा तुहार द्वार योजना को लेकर वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि इस साल 2 करोड़ 27 लाख पौधों के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इस साल फिर से वृक्षारोपण की शुरुआत की जा रही है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की प्लानिंग्स है और पिछली बार जो पौधे लगाए गए थे कि उनकी क्या रिव्यू भी की जाएगी, क्योंकि हर साल पौधारोपण किया जाता है। सर, किस तरह की प्लानिंग है इस बार? देखिए, इस बार 4 करोड़ पौधे वन विभाग के पास तैयार हैं। 99 लाख पौधा वन विभाग खुद वन विभाग को लगाना है और बाकी के पौधा अभी जो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किया गया है उसमें धान की खेती छोड़कर जो लोग पौधारोपण लगाएंगे अपने खेतों में तो 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनको राज्य सरकार देगी। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में जो खाली भूमि है उसमें यदि वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाएगा तो 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनको भी दिया जाना है। 7,000 करीब हमारे वन प्रबंधन समितियां हैं, उनके क्षेत्रों में जंगल में यदि राजस्व की भूमि पाई जाती है तो वहाँ पे वो वृक्षारोपण करेंगे, उनको भी 10,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाना है। अब जो वन अधिकार पत्र दिए गए हैं व्यक्तिगत और सामुदायिक, तो यहाँ पे बहुत से स्थानों पर वो खेती करके धान की खेती कर रहे हैं और वो यदि बदल कर वृक्षारोपण करेंगे तो उनको तो 10,000 मिल जाएगा, क्योंकि योजना में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि धान की खेती छोड़कर जो पौधारोपण करेंगे और वन विभाग के सहयोग से करेंगे तो जो वन अधिकार पत्र जिनको प्राप्त हुआ है ऐसे लोगों को यदि वो फलदार वृक्ष लगाते हैं तो उनको भी 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाना है। तो ये योजना लागू हो चुकी है। 4 करोड़ पौधा हमारे पास तैयार है। अब इसमें एक हमारी योजना है कि घर पहुंच सेवा में भी हम पौधा उनको घर पहुंचाते हैं और उसके लिए टोल फ्री नंबर वगैरह भी है। आप उसके जरिए बात करेंगे तो घर पहुंच भी अभी हरी झंडी दिखाकर उन वाहनों को अभी रवाना किया गया है। तो ये बहुत अच्छी योजना है और जिसके बारे में कार्रवाई अभी चल रही है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर और उन्होंने अपील भी की है कि लोग अपने घरों में पौधे ज़रूर लगाएं और ख़ासतौर पे अगर हम बात करें तो किसानों से भी अपील है कि फलदार पौधे लगाएं। तो जाहिर तौर पर वृक्षारोपण फिर से एक बार शुरू हो चुका है और अपने आसपास की प्रकृति को आप ठीक रखना चाहते हैं, अपने आसपास का वातावरण ठीक रखना चाहते हैं तो एक फ़ोन कॉल पर आप पौधे मंगा सकते हैं और अपने घरों पर लगा सकते हैं। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता नाजिया, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ रायपुर। छत्तीसगढ़ में 13 जुलाई से बसों के पहिए थम सकते हैं, जिसके लिए छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने आंदोलन की तैयारी कर ली है। यात्री किराया बढ़ाने समेत 8 सूत्रीय मांगों को लेकर बस ऑपरेटर आंदोलन करेंगे। 28 जून को सभी प्रमुख बस स्टैंड में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। 2 जुलाई को सभी जिलों में कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपेंगे और 8 जुलाई को बसों की बारात निकालेंगे। बस संचालक परिजनों, चालक, कंडक्टर, हेल्पर और क्लीनर के साथ निकालेंगे बसों की बारात। 13 जुलाई से अनिश्चितकाल के लिए बंद करेंगे बस सेवा। हम 28 तारीख को 1 दिवसीय धरना धरेंगे। उसमें हम सरकार को बताएंगे कि हम लोग कितना परेशानी में है। उसके बाद भी सरकार नहीं मांगती तो 2 तारीख को हम लोग बसों को ड्राइवर, चालक, परिचालक सबके साथ में हम लोग एक बारात बसों को लेके अपनी बारात निकालेंगे और जाके जिला मुख्यालय में हम लोग अपना ज्ञापन सौंपेंगे। और हर जिले में, एक रायपुर जिले की बात नहीं, सारे जिले में। उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो हम लोग जो है ना अपनी गाड़ियों को 13 तारीख से हमेशा के लिए बंद कर दें। कवर्धा में धान खरीदी केंद्रों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अधिकारियों की लापरवाही के कारण बारिश में लाखों क्विंटल धान भीग गया। पंडरिया के खरीदी का बुरा हाल है, जहां खरीदी केंद्रों में धान अंकुरित हो गया है। वनांचल क्षेत्र के कई खरीदी केंद्रों का बुरा हाल है।
बीजेपी की धान पर बनाई गई जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। एक सप्ताह में जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। भाजपा जांच दल के संयोजक गौरी शंकर श्रीवास ने दावा किया है कि प्रदेश में 8 लाख मीट्रिक टन धान खराब हुआ है। कई जगह खरीदी के 6 महीने बाद भी धान का उठाव नहीं हुआ। भाजपा संगठन की बैठक में इस बात को रखा गया था। इस मामले में बीजेपी सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार के कारण ही प्रदेश में धान बर्बाद हो रहा है। धान बेचने के 72 घंटे बाद धान का उठाव हो जाना चाहिए था, लेकिन आज 6 महीने बीतने को है, अभी तक सोसाइटियों में धान वैसी का वैसी पड़ा हुआ है। धान अंकुरित हो रहा है, धान बारिश में भीग कर सड़ रहा है और बावजूद इसके सरकार अभी तक प्रदेश की जनता को, प्रदेश के किसानों को गुमराह कर रही है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक समिति का गठन किया है और उस समिति ने पूरे जिले में क्रमशः सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में मिलकर एक रिपोर्ट यहाँ पर हमको दी है। उस रिपोर्ट को हमने तैयार किया है। इस तरीके से प्रदेश में सुनिश्चित तरीके से इरादतन ये एक बड़ा षड्यंत्र है जिसके साथ में धान को सड़ाया जा रहा है। ये सारे मामले को लेकर एक रिपोर्ट हम केंद्रीय नेतृत्व को सौंपने जा रहे हैं। भारत सरकार को भी इस रिपोर्ट को हम सौंपेंगे और उसके बाद इस सरकार के पास में कहने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। मुझे लगता है उनको अगर लोक धन की चिंता होती तो छत्तीसगढ़ के किसानों का, यहाँ के किसानों के उत्पाद धान का, और आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी चिंता करती है तो मैं अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आग्रह करूंगा कि अभी भी वक्त है। देश के प्रधानमंत्री परम सम्माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी से आग्रह करें, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो किसानों के साथ दोहरा मापदंड अपनाना छोड़ दे। हमारा चावल लेने के लिए अभी भी निर्देश अगर केंद्र सरकार जारी करेगी तो छत्तीसगढ़ का पूरा धान का निष्पादन हो जाएगा। ये धान की अगर लोक धन की बर्बादी हो रही है, इसके कारण भी केवल एकमात्र है केंद्र सरकार की अड़ियल रवैया। तो फिलहाल समय छोड़ के बाद आप सभी का स्वागत है। तो अगली खबर का रुख करेंगे। दुर्ग जिले में फर्जी राशन कार्ड बनाने का मामला सामने आया है। हैकर्स ने फूड इंस्पेक्टर की आईडी को हैक कर विभागीय मॉड्यूल के कुल 185 फर्जी राशन कार्ड बनाए गए हैं। फर्जी राशन कार्ड से प्रतिमाह सरकार को 2,30,000 का नुकसान हो रहा है। इसके बारे में विभाग के किसी भी अधिकारी को भनक तक नहीं लगी, लेकिन जब फूड इंस्पेक्टर के कंप्यूटर की जांच हुई तो इसका खुलासा हुआ। फिलहाल इस फर्जीवाड़े की पुष्टि होने पर दुर्ग कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोतवाली थाना में अंतर्गत खाद्य विभाग के द्वारा एक शिकायत दी गई थी, जिसमें कुल 185 राशन कार्ड उनके आईडी को हैक करके बना लिया गया है, ऐसी शिकायत थी। जिस पर शिकायत जांच उपरांत इसमें उक्त शिकायत सही पाने पर एक कोतवाली थाना अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके तहत आईपीसी की धारा 409, 420, 67, 68, 71 एवं ईसी एक्ट के तहत इसमें आपराधिक मामला दर्ज कर गरियाबंद के फिंगेश्वर विकास खंड में पैरीदाई मुख्य नहर लाइनिंग का निर्माण कार्य 10 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार को लेकर ईई, 2 एसडीओ और 2 सब इंजीनियर पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं। भाजपा ने अब एक बार फिर निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। भाजपा नेताओं के मुताबिक अधिकारी ठेकेदार के साथ मिलकर निर्माण कार्य में पलीता लगाने का कार्य कर रहे हैं। 80 किलोमीटर लंबी नहर लाइनिंग का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने से 70 गांव की 8,000 हेक्टेयर फसल सिंचित होने से बाधित हो रही है। फील्ड में नहर में जितना भी अभी कंक्रीटकरण का जो काम मिला है ठेकेदार को, उसमें ना कम्प्लेक्शन हुआ है, ना उसमें वाटरिंग हुआ है, और सीमेंट गिट्टी की क्वालिटी देखा जाए तो बहुत ही खराब है। इस सरकार का तो सबको पता चल गया होगा कि क्या इनकी गतिविधि है। इनको तो बस भैया कमाना खाना है, कमाने खाने के लिए आई है सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप लोगों कार्रवाई हुई थी तो वहां तो 0 टॉलरेंस था। लगभग सब मिला के 47 किलोमीटर के आसपास की नहरें का काम विशेष करना है, वो काम है। और ये पुराने दर का काम है, पुराने स्पेसिफिकेशन पर ये काम, और ये कार्य चल रहा है। ये नहर प्रणाली लंबी है, चूंकि फिंगेश्वर डिस्ट्रीब्यूटर से लगभग 8,000।
जांजगीर चांपा में नकली पुलिस को गिरफ्तार किया गया है। जिले के शिव नारायण थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 में अपने को पुलिस बताकर एक दंपत्ति को झूठे केस में फंसाकर पैसे मांगा। पैसे नहीं देने पर दंपत्ति को जेल भेजने की धमकी भी दिया था। धमकी से डरकर पीड़ित परिवार ने नकली पुलिस को 16 जून को 12,000 रुपए दे भी दिए। वहीं नकली पुलिस 13,000 और देने की बात कर रहा था, जिसके बाद दंपत्ति ने थाने में इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दंतेवाड़ा में आत्मसमर्पित नक्सलियों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई। जिला अस्पताल में 19 समर्पित नक्सलियों को लगाई वैक्सीन गई। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव की पहल से सभी समर्पित नक्सलियों को वैक्सीन लगाई गई। तो अब एक नजर सुर्खियों पर।